स्टूडेंट्स वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.1। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको मैट्रिक्स के बारे में कि आप उनको ऐड कैसे करते हो और मल्टीप्लाई कैसे करते हो। तो अगर आपको इससे पहले वीडियोस पसंद आई हो या ये वीडियो पसंद आती है, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपके पास मैट्रिक्स कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ए या बी, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? सिंपल है, एडिशन मैट्रिक्स को ऐड करना सिंपल होता है। लेकिन सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है जिसका ऑर्डर, मैंने आपको बताया था ऑर्डर का मतलब क्या होता है, m इंटू एन। मतलब m का मतलब है कि उसके अंदर कितनी रोज हैं और n का मतलब होता है उसके अंदर कितनी कॉलम्स हैं। ऐसे ही B आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर P इंटू क्यू, P इसमें रोज है और Q इसमें कॉलम है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आप क्या मिलने वाला है आपको, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास डिफरेंट ऑर्डर्स हैं कभी भी दो मैट्रिक्स के, तो आप उन्हें कभी भी ऐड नहीं कर सकते हो, कभी भी ऐड नहीं कर सकते हो। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और जिसका ऑर्डर नेक्स्ट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, तब आप इनको ऐड कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हो उनकी सेम होनी चाहिए, तब आप उनको ऐड कर सकते हो। A और B को जब आप ऐड करते हो तो C मैट्रिक्स आती है आपके पास और इसका ऑर्डर भी m इंटू एन होता है। इसको आपको ध्यान रखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐड करने के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे ही हम ऐड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स दी गई है A और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ, और ये मैट्रिक्स 3x3 की है। मतलब 3x3 का मतलब क्या होता है? 3 ही इसके पास रोज हैं और 3 ही कॉलम है। मैं कुछ रैंडम एलिमेंट्स लेता हूँ, 0 1 3 4 5 6 3 4 5, ऐसे ही अंदर मैट्रिक्स लेता हूँ B। अब आपको पता है नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं। अगर वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होने वाली हैं तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स 3x3 हैं, दोनों के अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने का तरीका क्या है? आपको पता है सभी एलिमेंट्स की पोजीशन होती है उनके रो और कॉलम बेस। जैसे यहाँ पर इस 0 के लिए अगर अब मैं बात करता हूँ तो 0 की पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन हो गई है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो आप इसको बोलते हो A11। ऐसे ही आप इस 1 को बोलते हो A12, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। ऐसे इस 3 एलिमेंट को आप बोलते हो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, तो A13। सेम यहाँ पर ये 3 A11, 4 A12 और 0 A13 है। अब होता क्या है, जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, A प्लस B करते हो, तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होते हैं कि पोजीशन सेम होती है। मतलब ये जो A11 वाला एलिमेंट है ये इस A11 वाले एलिमेंट के साथ ऐड होने वाला है। सिंपल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 प्लस 3। ठीक है, ये A11 था और ये ऐड हो गया है। यहाँ पर A12 है और यहाँ पर A12 है, तो यहाँ पर आप लिखते हो 1 प्लस 4 और पोजीशन उनकी सेम रहने वाली है 3 प्लस 0। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो इस 4 की पोजीशन है A21 और इस 7 की पोजीशन है A21, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हो 4 प्लस 7। ऐसे ही यहाँ पर ये 5 और ये 5 A22 है, तो 5 प्लस 5 और 6 प्लस 6 ऐड कर सकते हो, सिंपल। यहाँ पर इसकी पोजीशन है 3 1 और इसकी पोजीशन यहाँ पर भी 3 1 है, तो 3 प्लस 2 और यहाँ पर ये 4 प्लस 1 5 प्लस 3। ऐसे ही आपको ऐड करनी है, सिंपल है। जब आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाती है 3x3 की, 3 5 3 11 10 12 5 5 8, और ये मैट्रिक्स भी होती है 3x3 ऑर्डर की। तो इस तरीके से आपको किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, कोई मैट्रिक्स A है और आपने कोई मैट्रिक्स सिंपल आपने ले लिया है 0 1 2 3 4 5।
ये मैट्रिक्स आप बता सकते हो कितने ऑर्डर की है। इसमें देखिए रो कितनी है 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 2/3 की मैट्रिक्स है ये। अब ये आपके पास क्या हो गई है, मैट्रिक्स हो गई है। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना। अब मान लीजिए मैं इसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी भी एक मैट्रिक्स में। अब वो कांस्टेंट मान लीजिए मैंने ले लिया है 2, मतलब इस पूरी मैट्रिक्स में मुझे 2a लिखना है। यहाँ पर ये a मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये 2a है मैट्रिक्स। तो आप इसको कैसे लिखते हो, ये जो 2 होने वाला है मल्टीप्लाई, ये सभी एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई वाला है। अगर आप किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो मैट्रिक्स में तो वो मल्टीप्लाई किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से नहीं होता, वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 into 2, 1 into 2, 2 into 2, 4, 3 into 2, 5 into 2। और आपके पास जो मैट्रिक्स आने वाली है वो किस इस तरीके से आने वाली है 0 2 4 8 6 10। ये आपकी होती है मल्टीप्लीकेशन। इसका दूसरा लिखने का तरीका ये है, अगर इसमें जनरल फॉर्म में लिखूं, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है A11 A12 अप टू A1n। इसके जो कॉलम है वो A1n तक है और यहाँ पर A21 A22 अप टू A2n। ऐसे ही यहाँ पर जो दी गई है m रोज हैं इसमें, और यहाँ पर AM1 AM2 और AM_n। तो ये मैट्रिक्स आपको दी गई है और मुझे इसके अंदर कोई भी k क्या है, आपके पास कोई भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है। अगर मुझे किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है तो वहां पर आपके पास आंसर हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये A11 था आपके पास, ये A12 एज इट इज, A1n एज इट इज, A2n एज इट इज। n सिर्फ मैंने ली है नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। सिर्फ जो मैंने एग्जांपल लिया है आपको वो समझाने के लिए था। यहाँ पर ये जनरल है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। इसका ऑर्डर आपको बता दूं मैं m into n है। देखिए यहाँ पर m तो रोज है यहाँ पर और n मैक्सिमम कॉलम्स है, इसलिए m into n यहाँ पर इसका क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ जो k है ये सभी नंबर्स के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सभी नंबर्स के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा k, ठीक है। यही कहने का मतलब है किसी कांस्टेंट की आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी मैट्रिक्स में तो वो सभी नंबर्स के आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी स्केलर के लिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब ये कांस्टेंट नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 0, ये सभी जो होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट ही तो होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं a प्लस b, आप उनको ऐड कर रहे हो, आपने उनको ऐड किया, फिर आपने उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वल होते हैं ka प्लस kb। अगर आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वल होते हैं। या दूसरा केस क्या हो सकता है, आपके पास दो कांस्टेंट हैं k प्लस l, ठीक है। कोई भी दो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हैं और आपके पास कोई मैट्रिक्स a है, तो आप उन दोनों को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स में, या आप इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स में, तो दोनों सेम कंडीशन होती है। तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है मैट्रिक्स एडिशन के लिए, तो इंपॉर्टेंट है सभी प्रॉपर्टीज। आप प्लीज इनको ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इनके यूजेस पे आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देते हो। तो आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स के लिए कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई मैट्रिक्स A लेते हो और मैट्रिक्स लेते हो B, इन दोनों को ऐड करते हो, और आप B लेते हो और A लेते हो और उन दोनों को ऐड करते हो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। सिंपल चीज है, लेकिन सिंपल चीज ये सभी के लिए फॉलो नहीं होती है। जब हम मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे, जब हम बताएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो होती है मैट्रिक्स एडिशन के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये फॉलो करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर एसोसिएटिविटी के बारे में। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, आपने दो मैट्रिक्स को ऐड किया है, इन दोनों मैट्रिक्स का कोई रिजल्ट आता है, फिर उस रिजल्ट को आप ऐड करते हो C मैट्रिक्स के साथ, या आपने मैट्रिक्स A ली है और आप उसको ऐड करते हो B प्लस C के रिजल्ट के साथ, ये सेम चीज होती है। तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आइडेंटिटी के बारे में। कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 0 के साथ ऐड करते हो, ठीक है, या उस 0 को ऐड करते हो x के साथ, तो आपके पास x आता है।
तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम यही यहाँ पर बात करते हैं, क्या मैट्रिक्स इसको फॉलो करती है? बिल्कुल करती है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें आप 0 ऐड करते हो या 0 में आप मैट्रिक्स ए ऐड करते हो तो आपके पास ए आता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव इनवर्स क्या होती है? आपके पास कोई नंबर x है, ठीक है, आपको कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये रिजल्ट 0 बन जाए। तो ये सिंपल होता है, आपको क्या ऐड करना है? -x। अगर आपके पास -x है तो आप क्या ऐड करते हो? +x, ये नंबर 0 बन जाता है। ऐसे ही हमें यहाँ पर बात करनी है किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए। तो मैट्रिक्स में अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और आप में क्या ऐड करते हो? +-a, या आपके पास कोई -a है मैट्रिक्स और आप उसमें ऐड करते हो +a, तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये था आपका एडिटिव इनवर्स। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। मान लीजिए आप दो मैट्रिक्स हैं a+b और a+b, इनको ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है दोनों कॉमन है। आप बोल सकते हो कि ये कॉमन पार्ट अगर आप इनमें से हटा दो तो सॉरी, ये जो a मैट्रिक्स है, आप अगर आप इन दोनों कॉमन पार्ट को हटा दो तो आपके पास c = b रहने वाला है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। चलिए, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं और एडिशन पढ़ा है। इसके बेसिस पे हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8, इसकी हेल्प से मैं आपको जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है? 2a + 3x = 5b दिया गया है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं x को लिख सकता हूं 5b - 2a, x = 1/3 5b - 2a। मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं और a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स आपको दी गई है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। a मैट्रिक्स आपको क्या दी गई है? 8 4 3 0 - 2 6, और b मैट्रिक्स आपको दी गई है 2 4 -5 -10 10 5, ठीक है। ये 3/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 3/2 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। और x कैसे निकलेगा? जब आप b मैट्रिक्स में 5 की मल्टीप्लाई करो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हो, और a में 2 की मल्टीप्लाई करते हो, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, जो रिजल्ट आता है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो। चलिए यही करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 5b निकालते हैं, 5b फाइंड आउट करते हैं। तो 5b क्या हो जाएगा? इस b के अंदर सभी नंबर्स में 5 का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 में आप मल्टीप्लाई करते हो 5 का तो 10 आता है। इस -10 में मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपके पास यहाँ पर ये भी -2 ही है। b में यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, ये -2 है, ये 2 है, और ये -5 और ये 1 है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। अब आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हो -2 में तो ये -10 हो जाता है, और यहाँ पर जब आप 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो ये 20, और यहाँ पर ये 10, ये -25 और ये 5। तो ये आपके पास आ गई है वैल्यू 5b की। ऐसे ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं 2a के लिए। 2a के लिए वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो 2a में हमें मल्टीप्लाई करनी है, सभी मल्टीप्लाई करनी है सभी एलिमेंट्स के 2 से। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास वो आ जाती है 16 0 8 -4 6 12। अब आपके पास 5b वैल्यू है और आपके पास क्या वैल्यू है? 2a वैल्यू है। तो आपको क्या करना है? 5b - 2a करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5b - 2a। 5b की वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। 5b थी हमारे पास 10 -10 20 10 -25 और 5। अब आप यहाँ पर देखें इनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3/2 है और इसका ऑर्डर 3/2 है। अब हम लिखते हैं 5b - 2a। तो 5b - 2a करते हैं, 10 में से 16 माइनस करते हैं तो -6 हो जाता है। -10 में से -0 माइनस करते हैं तो यहाँ पर -10 ही आता है। 20 में से 8 माइनस करते हैं 12 आता है। 10 में से 4 माइनस करते हैं 10 माइनस 4 तो यहाँ पर ये 14 आता है, ये 14। और -25 में से 6 माइनस करते हैं तो -31, और 5 में से 12 माइनस करते हैं -7 आता है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फाइंड आउट करना है 1/3 इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/3 5b - 2a।
तो आपको ये लिखना है, तो सभी नंबर्स को 1/3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए, 1/3 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, और 1/3 से आप सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर -6 की मल्टीप्लाई 1/3 में, और ऐसे ही -10 की मल्टीप्लाई 1/3 में, 12 की मल्टीप्लाई 1/3 में, 14 की मल्टीप्लाई 1/3 में, और 31 की मल्टीप्लाई 1/3 में, और ये मल्टीप्लाई 1/3 में आप इसको 1/3 5 भी -a लिख सकते हो। आपके पास आंसर आ जाता है -2, -10/3, -4, 14/3, और आपके पास -31/3 और -7/3 आ जाता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, हमने एडिशन की बात कर लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। मान लीजिए आपको दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, दो ए और बी, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आपके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा एक रूल है, वो क्या है? अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर m इंटू n है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है, यहां पर आप देख सकते हो m रोज है और यहां पर n कॉलम है। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, तो जो आपके पास a के लिए कॉलम थी वो ही आपके पास b के लिए रो होनी चाहिए। मतलब b की वैल्यू रो के लिए n होनी चाहिए, और आपके पास यहाँ पर कॉलम कुछ भी हो सकता है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं q। ठीक है, तो ये जो दोनों है, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो कॉमन होनी चाहिए। तब आपके पास जो मैट्रिक्स आती है a इंटू बी, उसका ऑर्डर होता है, या आप इसको लिख सकते हो c लिख सकते हो, तो इसका जो ऑर्डर होता है m इंटू क्यू होता है, m इंटू क्यू होता है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूं, मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, 1/3 की, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट्स हैं x y z। ठीक है, ये मैट्रिक्स A है और यहाँ पर ये मैट्रिक्स B है। जब यहाँ पर आप क्या लिखते हो, इसको x y z, सेम एलिमेंट्स आप एज्यूम कर लीजिए। इसमें 3 रो और 1 कॉलम है। तो यहाँ पर आप चेक कर लिए, अगर मुझे A की मल्टीप्लाई करनी है B से, तो इसकी जो कॉलम है और इसकी रो है इक्वल होनी चाहिए। तो बिल्कुल है यहाँ पर। जब आप A की मल्टीप्लाई B में करते हो और ये C आता है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? सिर्फ 1/1, 1 इंटू 1 आने वाली है। मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होने वाला है। अब ये कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये मैं आपको बताने वाला हूं अभी। चलिए हम बताता हूं मल्टीप्लीकेशन। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 2 1 2। ये आपके पास A मैट्रिक्स है, और B मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 0 1 2 0 2 3 3 0 2। कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये 3 इंटू 3 की है, ये भी 3 इंटू 3 की है। तो ये वाला पार्ट इसमें और ये वाला पार्ट इसमें कॉमन है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको क्या मिलने वाली है? 3 और 3। अगर यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 2 होता, तो 1 इंटू 2, और अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 मिलता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 3 और 3 है। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाली है वो सिर्फ 3 इंटू 3 ही मिलने वाली है। अब चलिए सोल्व करते हैं। मान लीजिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स C है, तो कैसे सोल्व करना है यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी आप फर्स्ट रो लेते हो। ठीक है, इसकी आप फर्स्ट रो लेते हो, ये आप इसको मैं मान लेता हूं R1 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी आप फर्स्ट कॉलम लेते हो। फर्स्ट रो किसकी? फर्स्ट मैट्रिक्स की, और फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स की। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं जिनकी पोजीशन सेम होती है, जैसे यहाँ पर इसकी A11 है, इसकी A11 है, इसकी A12 है, सॉरी इसकी, और इसकी A21 है, इसकी A13 है, इसकी A31 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट आपका एलिमेंट आ रहा है 1, और यहाँ पर पहले नंबर पे आ रहा है 0, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई होने वाली है। ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाता है 0 के साथ, और यहाँ पर प्लस, फिर आपको लिखना है प्लस। ये 2 नंबर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 1। फिर ये 3 नंबर ये मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाता है। ये आपके पास एक नंबर आ गया है। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप, रो एज इट इज रखनी है यहाँ पर, और इस सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो ये फर्स्ट रो है इसको सभी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 की मल्टीप्लाई 0 में, तो 1 इंटू 0 और प्लस
2 इंटू 2 और यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लस 3 इंटू 3। ये आपके पास सेकंड एलिमेंट आ गया है। थर्ड एलिमेंट भी आप ऐसे ही कर सकते हो, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0 और यहाँ पर 3 इंटू 2 6, तो 6 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 9। इस तरीके से आपके पास एलिमेंट आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सेकंड रो लेनी है और फिर से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। अब आपको लेनी है सेकंड रो। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस दिस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 और यहाँ पर इसको लिखनी है 2 इंटू 3, ठीक है। ये आपके पास है, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया है। फिर आप इसको फिर अगेन आपको सेकंड रो लेनी है, लेकिन अब सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 ये 0 और 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 इंटू 3 ये 6 हो जाता है। ऐसे ही आपको सेकंड रो लेनी है। अब आपको थर्ड कॉलम लेना है, तो 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0 और 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉलम की, थर्ड रो की, R3 की। R3 को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और ये 2 इंटू 2 4 हो जाता है। ऐसे ही आप इनको 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 3 6 हो जाता है। यहाँ पर आप 2 की मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर 1 इंटू 0 0 और 2 इंटू 2 4। तो ये वैल्यूज आ गई हैं, आप इनको ऐड कर सकते हो, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो मैट्रिक्स को, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसकी रो को, उसकी फर्स्ट रो को आप सभी इंडिविजुअली उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, अगर फोर्थ है तो फोर्थ से, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास एक नंबर आता है, ठीक है। आपने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई की थी फर्स्ट कॉलम से तो आपके पास ये आया। आपने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फिर सेकंड कॉलम से की तो आपके पास ये एलिमेंट आया है। और जब आपने फर्स्ट रो की एलिमेंट फर्स्ट रो की एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन की है थर्ड रो से, तब आपके पास ये वैल्यू आई है। फिर आपको सेकंड रो लेनी है और सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तब ये नंबर्स आते हैं। जब आप नेक्स्ट रो लेते हो और सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास ये नंबर आते हैं। इस तरीके से ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स है, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स है, अब आप एज्यूम कर लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होती हैं इनका कुछ स्पेशल नाम होता है, मैंने आपको बताया था। और ये मैट्रिक्स होती हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जब डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल। अगर यहाँ पर डायगोनल में सब यहाँ पर एलिमेंट्स हो जाते हैं, सेम कांस्टेंट हो जाते हैं, तो आप उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर 1 1 हो जाते हैं एलिमेंट्स तो आप उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अब हम चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या बात करनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है। चल, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी को, और आपको इसको अनदर तरीका भी होता है लिखने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स को, आप इसको लिख सकते हो DAG डायगोनल, और एलिमेंट्स लिख सकते हो 1 2 3, और यहाँ पर इसको b को लिख सकते हो आप DIAG 2 4 6। इसका मतलब होता है ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है डायगोनल में, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स 3x3 की हैं, इनमें कॉमन है ये पार्ट, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है वो भी 3x3 की ही होने वाली है। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो आप क्या देखते हैं, तो आपके पास 1 इंटू 2 आ रहा है, सभी वैल्यूज 0 आती हैं, सभी वैल्यूज आपके पास क्या आ रहे हैं 0। ऐसे ही जब आप फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0 0 इंटू 0 0, ये 0 आ रहा है, ये 0 आता है। और आप यहाँ पर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट से, तो आपके पास 0 आता है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स इस तरीके से आते हैं। तो मैंने ये रैंडमली कैसे लिख दिया, जब मेरे पास कंडीशन किया है कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो जब ये इस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाती है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, और 6 की मल्टीप्लाई 3 से, और सभी जो एलिमेंट्स आते हैं वो 0 होते हैं। मतलब अगर आप दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ही आती है, ठीक है। और उनका जो एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं दोनों नंबर्स को, दोनों नंबर्स आपके मैट्रिक्स के वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये होता है सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की मैट्रिक्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ
मल्टीप्लीकेशन। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है, और यहाँ पर एसोसिएटिव अभी हमने पढ़ी थी। तो अगर आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्ट करते हो मल्टीप्लाई सी में, या पहले ए की मल्टीप्लाई पहले बी सी की मल्टीप्लाई करते हो, फिर आपके पास ए आता है, तो ए एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? अगर आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है और आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है बी प्लस सी, आप उनको ऐड करते हो या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हो तो वो ए की बात होती है। या आप इसको ए प्लस बी को ऐड करते हो और सी में मल्टीप्लाई करते हो, और यहाँ पर आप इसको ए सी प्लस बी सी लिखते हो, तो ये सेम ही होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर क्या बोलती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? अगर आपके पास कोई नंबर x है, उसमें आप 1 मल्टीप्लाई करते हो, या कोई नंबर 1 है उसमें आप x मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट अगर x आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉलो करती है। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए मैट्रिक्स, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ए ही आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, कम्यूटेटिव के बारे में, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये नहीं होता है जनरल केस में। जनरल केस में ये नहीं होता है। आप अगर करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा ये कम्यूटेटिव, ए बी इक्वल्स टू बी ए हो भी सकता है। ठीक है, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए है तो ये कम्यूटेटिव होने वाला है। ठीक है, लेकिन जनरल केस में नहीं होता है। हो सकता है आपके पास कम्यूटेटिव मिल जाए दो मैट्रिक्स, हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ए बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है और जब उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हो बी ए में तो आपके पास ए बी आता है, तो हम इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव। अगर आपके पास ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं है तो वो कम्यूटेटिव नहीं है। अगर आपके पास ये नॉट कम्यूटेटिव है, और अगर आपके पास ए बी की वैल्यू इक्वल्स टू बी है तो कम्यूटेटिव होता है। अगर ए बी की वैल्यू माइनस बी ए के इक्वल है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स के केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में ये नहीं होता है। ये होता है ए बी और बी ए, क्योंकि ए बी और ए बी यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर वो कम्यूटेटिव है, अगर इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है तब आप इसको बोल सकते हो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होने वाला है। लेकिन अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो ये यहाँ पर ये केस होने वाला है। ठीक है, जब ए बी इक्वल्स टू होता है बी ए के, तब वो क्या होता है? कम्यूटेटिव, और उसकी केस में ये फॉर्मूला होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। जैसे मैंने बताया था आपको, एडिशन के केस में ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है और बी इक्वल्स टू सी होता है। वहां यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर बी इक्वल्स टू सी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या थी? ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी पावर है तो वो इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे इक्वल। तो इस तरीके से ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।